हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं क्रेस्ट फोरम क्लासेस का ऑनलाइन वीडियो। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन। जैसे कि आपको पता है कि पावर सिस्टम, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, लेक्चर्स ऑन हैं, सारे चालू हैं। पावर सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं, जनरेशन हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। आज हम पावर सिस्टम की सेकंड जो स्टेप है, पावर सिस्टम को मैंने आपको बताया था जनरेशन, फिर जनरेशन के बाद जब एनर्जी जनरेशन में पैदा करी जाती है, उसके बाद ट्रांसमिट करी जाती है, ट्रांसमिशन किया जाता है एनर्जी का, और ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है एनर्जी का, और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर किया जाता है यूटिलाइजेशन, उसका यूज़ किया जाता है। यूटिलाइजेशन मतलब उसका यूज़ किया जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा पावर सिस्टम 4 स्टेप्स में पूरा का पूरा पावर सिस्टम डिवाइड रहता है। जनरेशन हम लोगों ने कवर कर लिया है, आप पिछले पुराने लेक्चर्स में प्लेलिस्ट में जाके पावर सिस्टम में देख सकते हैं। ट्रांसमिशन आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे। ट्रांसमिशन अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने ट्रांसमिशन को यहाँ पर आपको पूरा एक छोटा सा ग्लिम्स मैंने दिया है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं अपनी स्क्रीन पर देख लेता हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन के लिए, कि ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है। फिर हम लोग देखेंगे रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन की रेटिंग्स क्या क्या होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मतलब ट्रांसमिशन लाइन की रेटिंग में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन की रेटिंग 3 फेज़ MVA, मतलब जो आपका MVA या KVA या जो आपकी वोल्ट एम्पियर रेटिंग्स होती हैं, उस पर किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड करता है। क्लियर है इतनी बात। दूसरी चीज़ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की रेटिंग किस तरीके से वोल्टेज पर डिपेंड करती है। फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन, कि किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन को बांटा जाता है वोल्टेज के आधार पे, और फिर बाद देखेंगे हम लोग लेंथ के आधार पे किस तरीके से बांटा जाता है। फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, तो मैं अभी आपको केवल एक सिनेरियो दे रहा हूँ सिलेबस का कि जो ट्रांसमिशन लाइन में हमको पढ़ना है। फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के। फिर हम कुछ इफ़ेक्ट्स देखेंगे, जैसे कि आपका स्किन इफेक्ट हो गया, फेरेंटी इफेक्ट हो गया, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो गया, कोरोना इफेक्ट हो गया। कुछ ये इफ़ेक्ट्स हैं जो हमने देखने हैं। फिर हम देखेंगे आपका टाइप्स ऑफ कंडक्टर, चालक कितने प्रकार के होते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, बट कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक्चुअली ये लिस्ट बहुत लंबी है, तो मेरे को लगा कि ठीक है अभी फ़िलहाल इतना कवर कर लेते हैं, जब यहाँ तक कवर कर लेंगे मैं आपको आगे का दे दूँगा। अदरवाइज़ क्या है कि मैं पूरा डिटेल में बताता चला जाऊँ, वो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, बहुत बोरियत हो जाएगी। तो पहले मैं इन्हीं टॉपिक्स को आपको कवर करा लेता हूँ, फिर जब ये टॉपिक्स ख़त्म हो रहे होंगे, मैं आपको जब अगला नया टॉपिक होगा तो तब आगे के 10 टॉपिक्स बता दूँगा। तो उससे क्या है कि ठीक रहेगा, अभी एकदम लंबा चौड़ा मैं पहले से बता दूँ। तो टू बी कंटिन्यूड, इसीलिए मैंने वहाँ लिख दिया है, ये कहानी चलती रहेगी। तो अब हम आज इस लेक्चर में अपना पहला इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन होती क्या है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम लोग इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। मान लीजिए ये ट्रांसमिशन लाइन है और ये हैं पोल्स, ये हैं पोल्स, खंबे जो हैं जिसे बोलते हैं हम लोग। अब देखिए अलग अलग तरीके के वैसे तो पोल्स होते हैं, स्टील स्ट्रक्चर के भी होते हैं, वुडन के भी होते हैं,
कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है, कोई ट्रांसमिशन में यूज़ होता है, तो मोस्टली ट्रांसमिशन में स्टील स्ट्रक्चर के पोल्स यूज़ होते हैं। और यहाँ होता है हमारा चालक, कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन का। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये होते हैं आपके ट्रांसमिशन लाइन जहाँ पर बंधी हुई होती है दो पोलों के बीच में। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट। अब ये जो बात है वो ये है कि जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन चालू कर दिया है, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन को आगे ले जाते हुए सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली होती क्या है। देखिए, मैं आपको उसके लिए थोड़ा सा एक सर्किट का एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए ये कोई सर्किट है, इतना सिंपल एक सर्किट बना हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए कि मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ सर्किट को, इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, V2 हो गया, V1 हो गया। अब आप एक चीज़ देखिए, ट्रांसमिशन लाइन अपने आप में अगर ये ट्रांसमिशन लाइन है तो ट्रांसमिशन लाइन अपने आप में एक ब्रांच की तरह काम करती है, शाखा की तरह काम करती है किसी सर्किट की। और जो ट्रांसमिशन लाइन है ये बंधी हुई होती है दो नोड्स के बीच में। इसका मतलब क्या है, ट्रांसमिशन लाइन अपने आप में क्या हो जाती है, ब्रांच की तरह काम करती है, सर्किट की ब्रांच की तरह काम करती है ट्रांसमिशन लाइन। और जो ये नोड्स हैं, ये जो बिंदु हैं, अब ये बिंदु क्या होती है समझेंगे। जो ये नोड्स हैं, ये जो बिंदु हैं, ये काम करती हैं बस का। मतलब क्या कहने का है, एक कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये दो बिंदुओं के बीच में जोड़ने का काम करती है। दो सर्किट की दो बसों के बीच में कनेक्शन जो बनाती है वो होती है ट्रांसमिशन लाइन। समझते हैं थोड़ा आसान भाषा में। मान लीजिए आपका एक सिटी है आगरा और एक सिटी है मथुरा। तो आगरा का जो बस है और जो मथुरा की बस है, उनको दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करेगी, ट्रांसमिशन लाइन करेगी। या आप ऐसे समझ लीजिए, एक एरिया 1 है, एक एरिया 2 है, दो जगह की बसेज हैं, उन दो जगह का एनर्जी है, उन दोनों एनर्जी को आदान प्रदान करने के लिए काम कौन करेगा, ट्रांसमिशन लाइन। आपको ये चीज़ समझना बहुत बेहद ज़रूरी है इसे समझने के लिए कि ब्रांच क्या होती है किसी भी सर्किट की, और एक बिंदु क्या होती है, नोड क्या होती है। नोड माने बिंदु होता है, ठीक है। अभी आप एक चीज़ समझना कि ये एक सर्किट है आपका, नोड होता है वो बिंदु, वो पॉइंट जहां दो या दो से अधिक सर्किट के तत्व जुड़े, एलिमेंट जुड़े, जहां दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट, सर्किट तत्व जुड़े। अब देखिए, सर्किट तत्व क्या होता है, सर्किट एलिमेंट क्या होता है। सर्किट एलिमेंट होता है रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो ये वोल्टेज सोर्स अपने आप में है, करंट सोर्स अपने आप में तत्व है सर्किट का। तो यहाँ एक वोल्टेज एक रेजिस्टेंस जोड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गई, नोड 1 हो गई, ये नोड 2 हो गई। मैंने क्या कहा, दो या दो से अधिक। आप देख लो, ये दो जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक नोड हो गई। अब यहाँ कितने जुड़ रहे हैं, 1 2 3, तो भी नोड हो गई, क्योंकि दो या दो से अधिक, 2 और मोर देन 2 सर्किट एलिमेंट्स आर ज्वाइंट, तो उसे क्या कहते हैं, नोड। इसे भी क्या कहेंगे, नोड। तो यहाँ 3 नोड हो गई कहीं ना कहीं। तो और ब्रांच क्या होती है, ब्रांच होती है दो नोड्स के, ब्रांच क्या होती है, ब्रांच होती है दो जंक्शन के बीच का जो सर्किट होता है वो ब्रांच कहलाती है। तो जंक्शन, तो इसका मतलब अब भी देखिए, जंक्शन होता है जहां 3 या 3 से अधिक हो सर्किट एलिमेंट जुड़े। तो अभी देखिए, जंक्शन क्या होगा, केवल ये होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 या 3 से अधिक जुड़ रहे हैं, और जंक्शन केवल एक ये होगा। मतलब ये नोड जंक्शन भी है, पर ये नोड जंक्शन नहीं है, ये नोड जंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ दो ही जुड़ रहे हैं खाली सर्किट एलिमेंट। तो इस बात को समझना कि नोड के लिए मैंने क्या बताया था, नोड के लिए मैंने आपको बताया था 2 और मोर देन 2, मतलब दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट अगर जुड़ेंगे तो वो नोड होती है। और जंक्शन क्या होती है, जहाँ 3 या 3 से अधिक सर्किट एलिमेंट जुड़ेंगे वो जंक्शन होती है। 3 या 3 से अधिक सर्किट एलिमेंट जुड़ेंगे वो जंक्शन होती है। तो ब्रांच क्या हो गई, ब्रांच हो गई आपका दो जंक्शंस के बीच, दो जंक्शन के बीच
का सर्किट ब्रांच होती है। अब देखिए ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, तो इतना पोर्शन क्या हो गया, इतना पोर्शन ब्रांच हो गया। मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ। तो इतना इतना ये दो जंक्शन के बीच का सर्किट ब्रांच होगी, ये ब्रांच होगी। तो दो या दो से अधिक जंक्शन के बीच का सर्किट क्या हो गई, ब्रांच। इस तरीके से होती है हमारी ब्रांच। तो मैंने फाइनली में इतना सब कुछ तामझाम इसलिए आपको बताया कि ट्रांसमिशन लाइन अपने आप में करती है दो सर्किट के बीच के, दो जंक्शन के बीच का, या दो बिंदु या दो नोड के बीच के सर्किट का काम, आदान प्रदान का काम। क्योंकि देखिए करंट यहीं से फ्लो होके इधर जाएगा, करंट यहीं से फ्लो होके इधर जाएगा, तो दो नोड के बीच में जो प्रवाह करने का काम करती है वही होती है हमारी ट्रांसमिशन लाइन। और ये नोड अपनी आप में क्या होती हैं, बस बार होती हैं जो सबस्टेशंस पे लगी रहती हैं। आप देखना ट्रांसमिशन लाइन कहीं किसी सबस्टेशन से होके जा रही होती है। तो एक सबस्टेशन मान लीजिए ये आगरा का सबस्टेशन है और ये मान लीजिए मथुरा का सबस्टेशन है। अगर हम इसको बोले यहाँ आगरा की बस बार होगी सबस्टेशन में, और जो यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन जा रही होगी आगरा से, मान लीजिए वो मथुरा के सबस्टेशन में जा रही होगी, वहाँ के बस बार में जा रही होगी। तो दो बसेस को जोड़ने का जो काम करता है वो करता है आपका ट्रांसमिशन लाइन। ऐसा होता है हमारा ट्रांसमिशन लाइन। तो अभी आप एक चीज़ समझिए, ट्रांसमिशन लाइन में मैंने अभी आपको बता दिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई कि ट्रांसमिशन लाइन अपने आप में क्या है, एक ब्रांच है, दो बस बार के बीच कनेक्शन देती है। और बस बार अपने आप में क्या हो गई, बिंदु। बस बार अपने आप में क्या हो गई, बिंदु। मतलब अगर सर्किट से रूप में हम लोग समझना चाहें तो सर्किट के रूप में अगर हम समझना चाहेंगे तो सर्किट से ऐसे तालमेल बिठा सकते हैं इसको देख के कि जो सर्किट का बिंदु है वो बस है और जो ब्रांच है वो ट्रांसमिशन लाइन हो गई। ये होता है हमारा ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर मैं और आगे बात ले जाऊं, पहले मैं इसको साफ कर देता हूं, मिटा देता हूं। तो एक चीज कभी कंफ्यूज नहीं होना यार कि जंक्शन होता है दो या दो से अधिक, जंक्शन होता है दो या दो से अधिक, वो सॉरी जंक्शन होता है तीन या तीन से अधिक सर्किट एलिमेंट जहाँ जुड़े वो जंक्शन होता है। नोड होता है जहाँ दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट जुड़े हैं वो नोड होता है। और ब्रांच क्या होती है, दो जंक्शन के बीच का सर्किट ब्रांच होती है। एक और बात, ये जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है इसका कैसे, ट्रांसमिशन लाइन हमारी कैसी होनी चाहिए, जो ट्रांसमिशन लाइन है ये जो चालक होना चाहिए, ये जो कंडक्टर होना चाहिए, ये कैसा है, कंडक्टर क्या होना चाहिए। यहाँ जो कंडक्टर यूज़ होना चाहिए उसकी कॉस्ट लो होनी चाहिए, ठीक है। कुछ हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में क्या कंडक्टर जो यूज़ होगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट लो होनी चाहिए। अब आप खुद एक चीज़ सोचो, मेरा कहने का मतलब कॉस्ट लो होनी चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो बिल्कुल ही ख़राब तार हो। हमें एक क्या करना होता है, हमें एक बीच का रास्ता खोजना होता है। समझना मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपने कोई कार खरीदनी है, अब आपने पता किया साहब सबसे बेस्ट कार तो ये है यार, जो है 50 लाख की कार है, जो सबसे बेस्ट कार है, तो क्या आप खरीद लेंगे उसको? नहीं, आप बीच का रास्ता निकालेंगे। फिर आप क्या कहेंगे कि आप चलो ऐसी कार ले लेते हैं जिसमें बजट में भी आ जाए और बहुत ज़्यादा बुरी भी ना हो। तो सेम ऐसे ही होता है कि लो कॉस्ट का मतलब इतना नहीं हो, ऐसा नहीं होता कि वो लॉसेस बहुत ज़्यादा करें या रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, रेजिस्टेंस उसका कम से कम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम, देखिए कॉपर से सस्ता है, पहले कॉपर इस्तेमाल करते थे बट कॉपर अभी बहुत महंगा पड़ता है, नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए एल्यूमिनियम हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ एक और अच्छाई है, लाइटर वेट का है, मतलब वज़न बहुत ही ज़्यादा कम है इसका एल्यूमिनियम का, तो ये फ़ायदेमंद हो जाता है। देखो क्यों, अगर हमारे ट्रांसमिशन लाइन का वज़न बहुत ज़्यादा होगा तो ये जो हमारे पोल्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मान लो इसी का अपना वजन ज़्यादा है तो ये स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे हमें बहुत ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, पैसा। अरे आप खुद एक चीज़ देखो, अगर किसी स्ट्रक्चर को आप मजबूत बनाएंगे तो उसे और ज़मीन में गाड़ेंगे, और ज़्यादा मटेरियल चाहिए, मजबूती चाहिए, तो ये जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो पैसा बढ़ता जाएगा, मटेरियल बढ़ता जाएगा। जो आप स्ट्रक्चर आप खड़ा कर रहे हैं एक लिमिटेड जगह में, वो स्ट्रक्चर आप क्या करोगे, आप बहुत ज़्यादा गहरा जाने लग जाओगे।
और जब गहरा जाने लग जाओगे तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। गहरा जाने लग जाओगे तो प्रॉब्लम क्यों आना शुरू हो जाएगी? क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए कैसा होना चाहिए? लाइटर वेट का होना चाहिए। लाइटर वेट का इसीलिए भी होना चाहिए कि सैग कम होगा। सैग माने झोल। अब आप खुद सोचो, ये इतना भारी हुआ तो पता चला ये सैग झोल भी बहुत ज़्यादा आएगा। जितना ज़्यादा भारी होगा उतना ज़्यादा झूलेगा भी तार ज़्यादा। तो लाइटर इसलिए होना चाहिए कि सैग भी कम आए। ठीक है, तो ये भी एक बात होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके साथ साथ अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए ये आगरा है, ये मथुरा है, ठीक है ना, ये आगरा है, ये मथुरा है। अब देखिए, मैं यहाँ पर दो केसेस लेके चल रहा हूँ। ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं इसी दौरान कॉपर का तार इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसी दौरान एल्यूमिनियम का कर रहा हूँ। मतलब एक बार में एक को लेके चल रहा हूँ। मतलब मैंने एक बारी में कॉपर लिया, एक बारी में एल्यूमिनियम ले लिया। तो अभी आप एक चीज़ देखिए, हमारा जो रेजिस्टेंस है R इजिकल्स टू रो L बाई ए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो लेंथ है दोनों जगह की। अब आप खुद एक चीज़ सोचिए, आगरा से मथुरा आप जा रहे हैं और फिर से आगरा से मथुरा जा रहे हैं तो लेंथ तो हमेशा सेम ही रहने वाली है। तो अगर कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करें फॉर सेम लेंथ, मतलब अगर सेम लेंथ का ही पहले कॉपर इस्तेमाल कर लो और सेम ही लेंथ का एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर लो। समझना बात को, अगर आप सेम लेंथ का कॉपर इस्तेमाल कर रहे हो, सेम ही लेंथ का एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या होगा? अगर हम आगरा से मतलब सेम लेंथ का ही कॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं और सेम ही लेंथ का एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस दोनों जगह का सेम होगा कि नहीं होगा? मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, बार बार सुनिए, क्योंकि रेजिस्टेंस लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। अगर लंबाई सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम ही होगा। तो मैं इस रेजिस्टेंस को सेम मान के चल रहा हूँ। अब जब रेजिस्टेंस सेम मानूंगा तो R CU L CU A CU इजिकल्स टू रो AL L AL एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ AL। अब आप देखिए, लेंथ तो दोनों की सेम है। अरे यार, चाहे कॉपर का तार ले जाओ एक बार और चाहे एक बार एल्यूमिनियम का ले जाओ। अब मान लो आगरा से मथुरा 50 किलोमीटर है, तो चाहे कॉपर का तार खींच लो चाहे एल्यूमिनियम का खींच लो तो लगेगा 50 ही। तो लेंथ तो दोनों की सेम है। अब आप एक चीज़ देखिए, रो CU बाय ए CU, रो AL बाय ए AL। अब आप मेरे को एक बात बताइए, सेम रेजिस्टेंस के लिए, मतलब कि अगर उन दोनों का रेजिस्टेंस हम सेम लेके चल रहे हैं, चाहे एल्यूमिनियम का भी चाहे कॉपर का भी। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात आ जाती है। क्या है, मैं यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूँ? देखो, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। हम चाहते हैं कि अच्छा, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है। हम चाहते हैं कि एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस भी कॉपर जितना ही हो, कम से कम हो। तो उन दोनों का रेजिस्टेंस तो हम सेम ही रखना चाहेंगे ना, और लेंथ सेम रख रहे हैं तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा ही रहेगा। तो जब इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को फिर से गौर से सुनिए। यदि दोनों का रेजिस्टेंस सेम रखना हो फॉर सेम रेजिस्टेंस RCU और RAL अगर आपको सेम रखने हैं, तो आपको ये बात पता है कि जो एल्यूमिनियम का जो कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वो कम होता है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। मैं क्या कह रहा हूँ, कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में कम होता है। कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में कम होता है।
अगर रेजिस्टेंस सेम रखने हैं और कॉपर का रो कम होता है तो कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस के अनुपात को, रेशो को सेम रखने के लिए, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल देता हूं। अगर आपको ये 6 और ये 6 दिया हुआ है रेजिस्टेंस, मान लो 6 कैसे आ सकता है, 6 36/6 से भी आ सकता है, और 6 कैसे आ सकता है, 12/2 से भी आ सकता है। अब हमको ये बात मालूम है, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा ले देता हूं क्योंकि मैंने इधर एल्यूमिनियम लिया हुआ है ना, ये 12/2 से भी आ सकता है, 36/2 से भी, वो 36/6 से भी आ सकता है। अब आप बात समझ लो, ये बात हमको मालूम है कि इश्क मासूम है। हमको मालूम है कि कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है एल्यूमिनियम के विशिष्ट प्रतिरोध से। मान लो ये कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध है, ये एल्यूमिनियम का है, तो कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध कम है, और अगर दोनों को 6 बिठाना है तो जो नीचे एरिया का अनुपात है कहीं ना कहीं कॉपर का, वो कम होना चाहिए अगर दोनों को 6 और 6 लाना है, और एल्यूमिनियम का अनुपात ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कॉपर का अनुपात कम होना चाहिए। तो फॉर सेम रेजिस्टेंस हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉपर का है वो लेस देन होना चाहिए एल्यूमिनियम से। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉपर का कम है तो कहीं ना कहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, πr²। तो रेडियस जो कॉपर का होगा, जो रेडियस कॉपर का होगा वो रेडियस कम होना चाहिए एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। अब देखो हम यहाँ से क्या बात को लेके आगे चलेंगे, धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा मैथमेटिकल है। तो हम यहाँ पर ये बात से पहुँचे भाई, पूरा इस बात की प्रक्रिया में एक चीज़ हम लोगों ने चाहा और देखा कि इस जगह से इस जगह तक अगर हम कॉपर का तार लगाएं या एल्यूमिनियम का लगाएं, अगर हम चाहे कॉपर लगाएं चाहे एल्यूमिनियम लगाएं और उनका रेजिस्टेंस समान चाहते हैं, तो हमें कॉपर के तार का जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो कम लेनी पड़ेगी एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। एल्यूमिनियम का मोटा लेना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस समान आएगा। तो अब यहाँ से हमको एक बात समझ में आ गई कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला था इन लॉन्ग थिन वायर, एक लंबे तार में इन लॉन्ग वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 12वीं में एक फॉर्मूला था लॉन्ग थिन वायर में 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। इसमें लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, और आर होता है रेडियस ऑफ कंडक्टर, मतलब चालक की त्रिज्या। ये फॉर्मूला क्यों मैं यहाँ पर बात बता रहा हूँ फॉर्मूले की, एक लंबे से तार में विद्युत क्षेत्र, लंबे से तार में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन लॉन्ग वायर क्या होगा, ये बात 12वीं में एक फॉर्मूला बताया गया था। अब मैं 12वीं का तो पढ़ा नहीं रहा हूँ पूरा, तो खाली फॉर्मूला बता रहा हूँ। यहाँ से एक रस बहुत प्यारा निकाल के लेके आगे जाएंगे, उसने आपको पी जाना है बस, जिसका यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से हमको एक बात पता चल गई भैया कि
जिसका रेडियस कम है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, जिसका रेडियस कम है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एल्यूमिनियम। कॉपर की इलेक्ट्रिक फील्ड एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रिक फील्ड से कहीं अधिक ज़्यादा होगी। अब आप एक चीज़ समझिए, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा कोरोना लॉस। कोरोना लॉस कैसे होता है मैं देखो डिटेल में कोरोना का इफेक्ट पढ़ाऊंगा, पर अब आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आयनाइजेशन ऑफ एटम मैंने एक टॉपिक डाला है, आयनीकरण ऑफ परमाणु, परमाणु का आयनीकरण। प्लेलिस्ट में जाइएगा, जगत सच में जाइएगा, वहाँ पर जगत सच की प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसके अंदर आयनीकरण ऑफ एटम पड़ा होगा। उसको पहले मन से, सच्चे मन से पूरा का पूरा अपने दिमाग में डालें, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला, पूरी पावर सिस्टम क्लियर नहीं होने वाली। मैं भैया बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर वो आयनाइजेशन क्लियर नहीं है तो भाई हाथ जोड़ता हूँ, ये आपको क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरे अब लेक्चर्स में कोरोना का आयनीकरण, आयनाइजेशन का जिक्र करने वाला हूँ। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैंने वहाँ पर ही बात बताई, उतना ही ज़्यादा आयनीकरण होगा परमाणुओं का हवा में, क्योंकि जितनी ज़्यादा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक तार के आसपास जितनी ज़्यादा विद्युत क्षेत्र बनेगा उतना ज़्यादा आयनीकरण हो जाएगा आसपास की हवा का, और वो कोरोना इफेक्ट को जन्म देगा। इसका मतलब जो कोरोना लॉस होता है कॉपर में, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा कोरोना इफेक्ट इन एल्यूमिनियम। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई यार कि कोरोना का कॉपर लॉस, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई कि कॉपर का हम लोग जो ये मोटा तार इस्तेमाल कर रहे हैं एल्यूमिनियम में, अभी तो हमको पैसे वाइज तो देखो नो डाउट हमें महंगा पड़ने वाला है, पर वो कॉपर से तो फिर भी सस्ता पड़ता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप लोहे की अंगूठी बनवाएं और सोने की अंगूठी बनवाएं, लोहे की अंगूठी आप बनवाएंगे तो वो पड़ेगी तो सोने से सस्ती ही, है ना। सेम ऐसे ही आप एल्यूमिनियम का चाहे मोटा तार भी क्यों ना ले लें, पर वो पड़ेगा तो क्या कॉपर से सस्ता ही, है ना। तो मेरे भाई कहने का मेरा मतलब ये है कि जो कोरोना लॉस है वो कॉपर में कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। इसका मतलब एल्यूमिनियम यूज़ करना हमें फ़ायदेमंद पड़ गया। अभी तक हमको क्या लग रहा था कि यार एल्यूमिनियम का रेडियस ज़्यादा मोटा चाहिए होगा, नो डाउट मेरे भाई, एल्यूमिनियम अगर तार आप एल्यूमिनियम ज़्यादा मोटा लोगे तो इन पे वजन तो पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, मैं मानता हूँ वजन की कॉस्ट बढ़ेगी, मैं मानता हूँ। पर आप एक चीज़ जानिए कि एल्यूमिनियम थोड़ा मोटा भी कर लेंगे वो फिर भी कॉपर से हल्का ही बैठता है, वो कॉपर से फिर भी हल्का ही बैठेगा, चाहे आप एल्यूमिनियम मोटा क्यों ना ले लें। तो अभी आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि यार अगर कॉपर का तार आप छोड़ देते हैं तो देखो कहाँ कहाँ से बचाव हो रहा है, कोरोना लॉस कम हो रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम तो देखिए, अभी आप एल्यूमिनियम का फ़ायदा देखिए, लो कॉस्ट तो हो गई, यहाँ से पैसे बचा लिए, लाइटर वेट भी हो गया, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में, और कोरोना भी यहाँ पे कम है। एल्यूमिनियम का जो कोरोना है, कॉपर का कोरोना ज़्यादा है, एल्यूमिनियम का कम है, तो यहाँ से भी बच गए कि नहीं बच गए। मैं मानता हूँ कि कॉपर का रेजिस्टेंस, कॉपर का एक फ़ायदा तो है कि रेजिस्टेंस इसका कम होता था एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, पर फिर हमने उसका भी तो इलाज ढूंढ लिया, तार को मोटा ले लिया। तो कहने का मतलब ये है उसका इलाज हमने तार को मोटा लेके रख के कर दिया। ये सब कुछ होना चाहिए हमारे ट्रांसमिशन लाइन में। तो अभी आप इस चीज़ को यहाँ पर नोट्स बनाकर आप लिख सकते हैं। पानी पी लेते, ख़त्म हो गया पानी। हाँ, तो क्या है कि कोरोना लॉस अभी हमारा, तो अभी हम लोग यहाँ पर कोरोना लॉस तक के हम लोग एंड में पहुँच गए। तो इससे हमारा ये भी है कि कहीं ना कहीं जो हमारी एल्यूमिनियम का ट्रांसमिशन लाइन हम यूज़ करेंगे उसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं ज़्यादा बैठ रही होगी, क्योंकि कोरोना लॉस भी कम है, लो कॉस्ट भी बन गई, वेट भी कम आ रहा है। इन सब पॉइंट को मद्देनज़र रख के अभी कुछ लोगों के दिमाग में एक बात चल रही होगी, यार
एल्यूमिनियम की एफिशिएंसी कैसे ज़्यादा हो गई, एल्यूमिनियम में तो सर लॉस बहुत ज़्यादा होंगे। मेरे भाई आप पहली चीज़ भूल गए, मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस समान रख के चल रहा हूँ, तो जब रेजिस्टेंस समान है तो आई स्क्वायर आर दोनों के समान होंगे। जब लॉस में दोनों के सेम मान के चल रहा हूँ तब कह रहा हूँ कि एल्यूमिनियम में फ़ायदा है। तो आपको इन ऑल एक बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से डिपेंड करती है चालक की त्रिज्या पे। क्लियर है इतना पॉइंट। अब अगले टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन की रेटिंग वोल्टेज पे और 3 फेज MVA पर डिपेंड करती है। आप लोग इसको लिख लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कैसा लगा लेक्चर मेरे को बताइएगा ज़रूर। हेलो, थैंक यू।